जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेकी बंदे पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय और इसकी हिस्ट्री के बारे में। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरेशंस। कंप्यूटर के अंदर जनरेशंस का मतलब ऐसे लिया जाता है कि जो इसका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के आधार पर कंप्यूटर को क्या करा गया है, 5 पीढ़ियों के अंदर बांटा गया है। और इन 5 पीढ़ियों में यह बताया गया है कि फर्स्ट पीढ़ी में ये चीज़ यूज की गई थी, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। और मतलब कि एक तरीके से इसके विकास को दर्शाया गया है, ताकि विकास को बांटा गया अलग अलग भागों में। इन्हीं भागों को इन लोगों ने क्या बोला, पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पीढ़ी के तो पढ़ते हैं फर्स्ट पीढ़ी के बारे में। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हुआ, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह की दिखाई देती थी, जो क्या थी, कांच की बनी हुई थी। और ये क्या करती थी, ये डिवाइस क्या करती थी, सिग्नल को कंट्रोल करती थी। ठीक है। और सिग्नल को कंट्रोल प्लस एम्पलीफाई करती थी। देखिए, अब जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या थी, कांच की बनी हुई थी। तो इसका जो साइज है वो साइज बड़ा होता था। इस साइज की वजह से ऐसे बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर लगे हुए थे। ठीक है। तो फर्स्ट पीढ़ी के अंदर ऐसे वैक्यूम, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे होंगे, तो मतलब कि इसका जो आकार है वो कंप्यूटर का आकार होगा, लग बहुत बड़ा होगा, मतलब कि एक कमरे जितना बड़ा जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार था। इसी का एक परिपूर्ण पूर्ण रूप से जो कंप्यूटर है, फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर जो वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था, उसका नाम था एनीएक। एनीएक। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एनीएक किस तरह का था। देखिए ये रहा अपना एनीएक कंप्यूटर। ठीक है। अब एनीए की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसके अंदर बहुत सारे मतलब कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। कितने? 18,000। और इसका जो वजन था वो लगभग था 30 टन। और ये कंप्यूटर है वो 150 वर्ग फुट जितना तो बड़ा था। इसका जो आकार है वो लगभग 150 वर्ग फुट जितना था। और इस कंप्यूटर के अंदर क्या थी, एनईएफ के अंदर 1.5 लाख वोल्ट की बिजली की खपत होती थी। वोल्ट की क्या होती थी, खपत होती थी। इसी तरीके से इन फर्स्ट पीढ़ी का ही एक और कंप्यूटर है, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का आविष्कार करा था जॉन वॉन न्यूमैन ने। और साथ में ही इसी पीढ़ी के अंदर मार्क फर्स्ट नाम का जो कंप्यूटर था, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर, इसका भी आविष्कार फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर ही माना जाता है। और ये जो जॉन वॉन न्यूमैन थे, ये थे हंगरी के। इसी तरीके का एक और कंप्यूटर है जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर ही भी माना जाता है, एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इस कंप्यूटर के अंदर आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं। इसके अंदर आपको क्लियरली दिख पा रहा है वैक्यूम ट्यूब्स। ये देखिए ये वैक्यूम ट्यूब लगे हुए हैं इसके अंदर। बढ़ते हैं सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ। सेकंड जनरेशन। इस पीढ़ी का समय है 1955 से लेकर
1964 तक। जिस फर्स्ट पीढ़ी का जो टाइमिंग था वो था 1942 से लेकर 1954 तक। देखिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर का, देखिए ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है, ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का होता है, दिखने के अंदर ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके का होता था। अब इनके अंदर क्या हुआ था, ये जो ट्रांजिस्टर थे, इन ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें होने लगा था। और इन ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर बेल लेबोरेटरीज के अंदर कर दिया था। इसी वजह से क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की आवश्यकता को खत्म कर दिया और 1947 के अंदर इनका आविष्कार 3 वैज्ञानिकों ने करा था, जिनमें से फर्स्ट वैज्ञानिक का नाम है जॉन बर्डीन बर्डीन। सेकंड वैज्ञानिक का नाम है विलियम सॉकली और थर्ड वैज्ञानिक का नाम है वाल्टर ब्रेटेन ब्रेटेन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार करा। यह आविष्कार बहुत ही उपयोगी साबित हुआ और इसने क्या करा, कंप्यूटर की जो साइज थी, जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े हुआ करते थे उनका साइज कम कर दिया। और ये जो ट्रांजिस्टर थे क्या करते थे, इनकी जो हीटिंग थी, हीटिंग पावर को भी, साइज को तो कम करा ही था, साथ में जो हीटिंग होती थी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर उस हीटिंग को भी कम कर दिया। मतलब एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर, उसमें थोड़ी सी इसने वो कम कर दी थी। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। एक तो है IBM 70, IBM 1401, हनीवेल हनीवेल 80। ये इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे। बढ़ते हैं थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तरफ। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय माना जाता है वो है 1964 से लेकर 1975 तक। इस पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की ट्रांजिस्टर की जगह क्या कर दिया, इन्होंने आईसी का यूज कर लिया, इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्होंने यूज किया। अब इस आईसी का जो आविष्कार है वो किया था जे एस किल्बी ने। जे एस किल्बी ने क्या करा, आईसी का आविष्कार कर दिया। और ये जो आईसी है ये बनी हुई थी सिलिकॉन की, ये आईसी बनी हुई थी सिलिकॉन की। अब इस आईसी पे क्या थे, बहुत सारे तो ट्रांजिस्टर प्लस रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर्स क्या लगे हुए थे, बहुत सारे कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर और रजिस्टर लगे हुए थे। स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग के अंदर 10 ट्रांजिस्टर, सॉरी 10 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे एक आईसी के अंदर। कितने, 10 ट्रांजिस्टर। तो इसको उस टाइम में बोला जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन 10 ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा के कर दी 100 कर दी। तब इसका नाम हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो गया, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक इसी समय क्या हुआ, ठीक इसी समय MICR का आविष्कार हो गया। MICR, ठीक है, जो अभी चेक बैंकों के अंदर चेक, जो चेक चेक को रीड करने की जो डिवाइस है उसका यूज हो गया। साथ में जो बैनर छापने का जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर का आविष्कार भी इसी के अंदर हो गया। ठीक है, इसी टाइम प्लॉटर का आविष्कार हो गया। साथ ही ऑप्टिकल स्कैनर का भी आविष्कार हो गया।
इन सब चीज़ों का ठीक थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसी टाइम हो गया था। देखिए अब मैं अब आपको बता देता हूँ कि आईसी किस तरह की होती है। देखिए आईसी कुछ इस तरह की होती है। इस आईसी के अंदर क्या लगे हुए थे, ट्रांजिस्टर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर क्या इस आईसी के अंदर आराम से समा सकते थे। अब इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं, जैसे कि एग्जांपल लें कुछ थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर का, तो एक तो था IBM 360, एक था ICL 1990, एक था IBM 370, एक था वैक्स 750। ये सब थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटरों के एग्जाम्पल हैं। बढ़ते हैं फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की तरफ, फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ, पहले तो मैं इसका आपको टाइमिंग बता देता हूँ। 1975 से लेकर 1979 तक। देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, आईसी के अंदर जब तक 100 ट्रांजिस्टर थे तब तक तो उसको बोलते थे मीडियम स्केल वाले। अब आगे इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज हुआ तो इसको बोल दिया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजिस्टर का प्रयोग, बहुत सारी आईसीज का प्रयोग एक साथ होने लगा। तो क्या हुआ, इसीलिए इन सर्किट्स को, इसीलिए ये जो सर्किट्स थे, इन सर्किट्स को क्या बोला गया, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप, ठीक है। देखिए दुनिया का जो फर्स्ट माइक्रोचिप था, फर्स्ट माइक्रोचिप, ये डेवलप करा था इंटेल ने, और इसका जो मॉडल नंबर है वो था इंटेल 4004, ठीक है। इसका आविष्कार हुआ था 1970 के अंदर। अब इसी माइक्रोचिप के अंदर क्या हुआ, इसी माइक्रोचिप को क्या बोला, इसी माइक्रोचिप को बोला गया, इसी माइक्रोचिप को क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब इसी माइक्रो प्रोसेसर का जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का जो बेस्ड, इस पे आधारित जो फर्स्ट पीसी था वो था 1970 में बन गया था। 1900 1970 के अंदर जो बनाया था MITS कंपनी ने, ठीक है, जिसका नाम था एल्टेयर, जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ था इंटेल 8008। देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस तरीका का होता है, या माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी आप इसको बोल सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर ये है पेंटियम 4। इसके बारे में आपको अभी और बता देता हूँ। इंटेल ने क्या करे, इंटेल ने अपनी पूरी सीरीज निकाल दी इसके पास। जैसे एक थी इंटेल 80286, इसके बाद आई थी इंटेल की एक और माइक्रो प्रोसेसर सीरीज जिस 80386, वो आई थी 1986 के अंदर। इसके बाद एक और सीरीज लेके आए थे 80486, वो आई थी 1990 के अंदर। इसके बाद आया था पेंटियम 1, पेंटियम 1 का मतलब P1, जिसको P1 बोलते थे, ये आया था 1993 के अंदर। पेंटियम 2 1997 के अंदर, जिसको बोलते थे P2 कंप्यूटर। इसके बाद आए थे पेंटियम 3 1993 के अंदर, ये थे P3। पेंटियम 4 इसके बाद ये आ गए थे 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर। और ये P4, आपने सुना तो होगा P4 P3 प्रोसेसर वाले कंप्यूटर। इसके बाद भी इसकी आई थी कोर टू ड्यू, ड्यूल कोर, i3,
i3 के अंदर फिर इसकी और भी अभी जनरेशन चल रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 9 11 जनरेशन तक इसकी आ चुकी है। इसके बाद आया था i5, फिर i7, फिर i9, अभी लेटेस्ट में चल रहा है i9, i10, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसर इसने अभी तक निकाल दिए, इसकी बहुत सी जनरेशन इसने निकाली। अब बढ़ते हैं फिफ्थ। हाँ, एक बात और, अभी जो कंप्यूटर अपन यूज़ ले रहे हैं, अभी जो कंप्यूटर अपन यूज़ ले रहे हैं, जो डेस्कटॉप आते हैं, वो इसी पीढ़ी के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? डेस्कटॉप। वो फोर्थ पीढ़ी के ही माने जाते हैं। मतलब कि इसका आकार इतना छोटा हो गया कि आप इसको टेबल पे रख सकते हो, टेबल पे रख सकते हो। आपका कंप्यूटर पीसी है, उसको आप टेबल पे रख सकते हो। साथ ही इसमें डेस्कटॉप, टैबलेट और ये लैपटॉप, पॉमटॉप, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं फिफ्थ जनरेशन पर। फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन 1989 के बाद से लेके एट प्रेजेंट जो चल रही है, वो सारे के सारे कौन से हैं? फिफ्थ जनरेशन के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ? वी एल एस आई की जगह क्या यूज लिया गया? यू एल एस आई। यू एल एस आई का मतलब ये हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या हुआ? बहुत सारी मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर क्या हुआ? एक ही चिप के अंदर क्या थे? 10 मिलियन, कितने? 10 मिलियन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट समाये हुए हैं। साथ ही क्या हुआ? इन कंप्यूटर का प्रयोग का इन कंप्यूटर में कौन सी टेक्निक यूज़ होने लगी? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है। इस पीढ़ी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इंटरनेट का भी आविष्कार हो गया, इंटरनेट का आविष्कार हो गया, साथ ही ईमेल का आविष्कार हो गया, और साथ ही डब्लू का, वर्ल्ड वाइड वेब का भी आविष्कार इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान हो गया। धन्यवाद दोस्तों।